जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1909 के भारत परिषद अधिनियम यानी पार्लियामेंटो सुधार को समझा था। आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 को यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार टॉपिक को समझेंगे। यह अधिनियम यानी जो आज का टॉपिक है वह परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के माध्यम से पहली बार प्रांतों में द्वैत शासन, प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहले तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, फिर हम इस स्लाइड पे आएंगे। सबसे पहले इस अधिनियम की पृष्ठभूमि को समझते हैं। 20 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। समझिएगा बातों को। यानी 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि भारत में धीरे धीरे ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। इसे क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की घोषणा कहा गया। या फिर क्रमिक मतलब समझते होंगे, क्रमिक मतलब ग्रेजुअल, जैसे मतलब धीरे धीरे, क्रमिक मतलब धीरे धीरे। तो इसे क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की घोषणा कहा जाता था या कहा जाता है। इसी घोषणा को लागू करने के लिए 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से प्रभावित हुआ। और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वह भारत के वायसराय थे। आप लोग जरूर यह समझ गए होंगे। तो हम अब इस स्लाइड पे आते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में क्रमिक रूप से, क्रमिक मतलब धीरे धीरे, उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की घोषणा की। और इसी घोषणा के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत के राज्य सचिव मतलब इंग्लैंड में बैठकर भारत के प्रशासन की देखरेख करने वाला, और उस टाइम वायसराय चेम्सफोर्ड थे। तो इन दोनों के नामों की वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम दिया गया। अब हम विशेषताओं की ओर चलते हैं। विषयों का वर्गीकरण। पहली विशेषता को समझते हैं। 1919 के अधिनियम से पहले अधिकांश शक्तियाँ जो थी, 1919 के अधिनियम से पहले जो अधिकांश शक्तियाँ थीं, यानी जो ये अधिनियम था जो कि 1919 में आया था, इससे पहले जो अधिकांश शक्तियाँ थी वह केंद्र के पास थी। लेकिन अब इस अधिनियम में पहली बार प्रशासनिक विषयों को दो भागों में बांटा गया। कौन से दो भागों में? केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय क्या होता है? केंद्रीय विषय जैसे पूरे देश से संबंधित विषय, प्रांतीय विषय किसी राज्य या प्रांत से संबंधित विषय। तो केंद्रीय विषय थे जिन पर पूरे देश का नियंत्रण आवश्यक था, जबकि प्रांतीय विषय जो थे वो ऐसे विषय थे जिनका संबंध किसी विशेष प्रांत के प्रशासन से था। और यह विभाजन न्यागमन नियमों के माध्यम से किया गया। अब ये न्यागमन नियम क्या है? न्यागमन मतलब डिवोल्यूशन, मतलब केंद्र से प्रांतों को शक्तियों का हस्तांतरण, मतलब जो शक्तियां पहले केंद्र के पास थी अब उस शक्तियों को हस्तांतरण कर दिया गया। किस तरफ? प्रांतों की तरफ। मतलब कुछ शक्तियां केंद्र से अब प्रांतों की ओर आ गई। इसी को कहते हैं डिवोल्यूशन यानी न्यागमन नियम। तो इसका उद्देश्य था कि कुछ प्रशासनिक शक्तियां जो थीं केंद्र से प्रांतों को दी जाएं, ताकि प्रांत अपने स्थानीय विषयों को बेहतर प्रबंधन कर सके।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि कुछ शक्तियां प्रांतों को दी गई, फिर भी भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय और एकात्मक ही बनी रही। यानी अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश केंद्र के पास ही था। तो इस विशेषता में क्या था? प्रशासनिक व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। यह विभाजन न्यायगमन यानी डिवोल्यूशन नियमों के आधार पर किया गया था। मतलब केंद्र से प्रांतों की ओर शक्तियों का हस्तांतरण। प्रांतों को कुछ शक्तियां सौंपी गई, फिर भी शासन की प्रकृति जो थी केंद्र एवं एकात्मक ही बनी रही। अगली विशेषताओं की ओर चलते हैं। इससे पहले ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि 1919 में पहली बार विषयों का वर्गीकरण हुआ था। अब हम इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पर आते हैं, जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, द्वैत शासन या डायरकी। अब ये डायरकी या द्वैत शासन क्या है? डायरकी या द्वैत शासन मतलब एक ही सरकार में दो अलग अलग प्रकार की प्रशासन व्यवस्था। समझते हैं ये क्या है। 1919 के अधिनियम में यानी इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम में यानी इस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया या फिर बांट दिया गया। पहला था हस्तांतरित विषय और दूसरा आरक्षित विषय। यानी इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। और वह दो भाग कौन थे? एक था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। अब ये हस्तांतरित विषय क्या थे? हस्तांतरित विषय वह विषय थे जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा, हस्तांतरित विषय वह थे जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़े थे, जैसे कि शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन। तो और इनका कार्य गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था। इनका कार्य गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और दूसरी ओर जो दूसरा सब्जेक्ट था आरक्षित विषय। और आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, जेल, भूमि राजस्व और वित्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इसलिए इन पर गवर्नर स्वयं अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। ध्यान रखिएगा, ये जो आरक्षित जो विषय थे यह काफी महत्वपूर्ण माने जाते, इसलिए इन पर गवर्नर स्वयं अपनी कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। और यह परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यह परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी एक ही प्रांत में दो प्रकार की शासन व्यवस्था चल रही थी। इसी कारण इसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन यह व्यवस्था व्यवहार में सफल नहीं रही और बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। तो प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी यानी प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि, इन सभी विषयों का कार्य मंत्रियों की सहायता से किया जाता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और दूसरा सब्जेक्ट क्या था? आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट, जो कि पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि राजस्व और वित्त, इन पर यानी इन विषयों का कार्य गवर्नर अपनी कार्यपालिका की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो ये थी विशेषता। ध्यान रखिएगा, 1919 के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू, जो कि ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित विषय जो थे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और रिजर्व सब्जेक्ट यानी आरक्षित विषय पुलिस, न्याय, वित्त, भूमि राजस्व। हम लोग अगली विशेषता की ओर चलते हैं।
द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन। हम इसको समझते हैं। इस अधिनियम से पहले यानी 1919 से पहले केंद्र में केवल एक ही विधान परिषद थी। 1919 से पहले केवल एक ही विधान परिषद थी, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की। इस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की। द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ है विधानमंडल। द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ है विधानमंडल के दो सदन होना। विधानमंडल के दो सदन होना। पहला था राज्य परिषद, जिसे आज की राज्यसभा के समान माना जा सकता है, और दूसरा था केंद्रीय विधानसभा, जिसे आज की लोकसभा के समान मान सकते हैं। और इसी अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन तो आप लोग जानते होंगे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था, मतलब जनता द्वारा सीधे मतदान करने या फिर जनता द्वारा सीधे मतदान करके प्रतिनिधि चुनना। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था शुरू हुई, अर्थात योग्य मतदाता अपने प्रतिनिधियों को सीधे वोट देकर चुनने लगे। तो यह कैसी विशेषता थी कि पहली बार केंद्र में द्विसदनीय यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर लागू की गई, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। दो सदनों का गठन किया गया, जिसे राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि वर्तमान में राज्यसभा समझ सकते हैं। केंद्रीय विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली, वर्तमान लोकसभा के समान, जो आज की लोकसभा है उसके समान समझ सकते हैं। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता था। आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वर्तमान राज्यसभा और लोकसभा, या केवल समझने के लिए उदाहरण है। उस समय इनके अधिकार आज के जैसे नहीं थे, यह जरूर ध्यान में रखिएगा। तो 1919 में पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुई और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन। हम लोग अगली विशेषता की ओर चलते हैं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य, यानी इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देना भी था। क्या था? इस अधिनियम के उद्देश्य यह भी था कि भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी मिले। इसलिए प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद जो थी उसमें 6 सदस्य होते थे। इनकी जो कार्यकारी परिषद थी 6 सदस्यीय थी। तो कुल 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर कम से कम 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। क्या था कि इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, जो कि कुल 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर कम से कम 3 सदस्य भारतीय होने चाहिए। इससे भारतीयों की भागीदारी पहले की तुलना में बढ़ी, लेकिन अंतिम निर्णय की जो शक्ति थी अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। समझ गए होंगे ना? तो कार्यकारी परिषद यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद थी 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य, कम से कम 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक है। हम लोग अगली विशेषता की ओर चलते हैं। पृथक निर्वाचन का विस्तार, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1919 के अधिनियम में, यानी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1919 के अधिनियम, उस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन केवल मुस्लिमों को ही दिया गया था। 1919 के अधिनियम में पृथक निर्वाचन केवल मुस्लिमों को ही दिया गया था, लेकिन इस अधिनियम यानी 1919 के अधिनियम में इसका दायरा और बढ़ा दिया गया। अब सिखों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया।
इसका अर्थ था कि प्रत्येक समुदाय अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करेगा। इससे अलग अलग समुदाय की राजनीति पहचान और मजबूत हुई। पृथक निर्वाचन मतलब प्रत्येक समुदाय या कम्युनिटी अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करें। यानी जो सिख समुदाय है उसमें सिख जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसके लिए जो वोट देगा, जो मतदाता होगा, वह केवल सिख के लोग ही, सिख कम्युनिटी के लोग ही वोट करेंगे। और जो भारतीय ईसाई जो थे उनके लिए सिर्फ भारतीय ईसाई ही वोट करेंगे। तो यह था पृथक निर्वाचन। तो पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ, निम्न वर्गों को भी अलग निर्वाचन मिला, जैसे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस और यूरोपीय। तो ध्यान रखिएगा 1909 में केवल मुस्लिम को मिला था पृथक निर्वाचन और 1919 में अन्य यानी सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। अगली विशेषता की ओर चलते हैं, सीमित मताधिकार। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, 1919 के अधिनियम में यानी इस अधिनियम में सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब इस अधिनियम के तहत सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार नहीं था। केवल मतदान का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को मिलता था जो सरकार द्वारा निर्धारित कुछ योग्यताओं को पूरा करते थे, जैसे पर्याप्त संपत्ति होना, कर या राजस्व देना या अन्य निर्धारित शर्तें पूरे करना। यानी उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार, जो कि नहीं था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए इसे सीमित मताधिकार कहा जाता है। तो सीमित मताधिकार क्यों कहा जाता है? केवल सीमित लोगों को मतदान का अधिकार था। आधार क्या था? जैसे संपत्ति होना, कर या फिर अन्य योग्यताएं भी। तो बातों को जरूर समझ गए होंगे इस विशेषता को। अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, भारत के उच्चायुक्त या फिर हाई कमिश्नर का पद। इस अधिनियम के तहत यानी 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई। क्या? पहली बार लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना की गई। इससे पहले भारत से जुड़े लगभग सभी कार्य भारत सचिव के माध्यम से होते थे। भारत सचिव के माध्यम से यानी इंग्लैंड में बैठकर जो भारत का प्रशासन को देख रेख करता था उसके जरिए होता था, भारत सचिव के जरिए होता था। मतलब पहले भारतीय सचिव के माध्यम से कार्यों को देखा जाता था, लेकिन अब कुछ प्रशासनिक और प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य भारत के उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। किसे? उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। इससे भारत के कार्यों के शासन में सुविधा हुई। ध्यान रखिए, उच्चायुक्त भारत का प्रतिनिधि था। उच्चायुक्त क्या था? भारत का प्रतिनिधि था, लेकिन वह अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन ही कार्य करता था। समझ गए होंगे ना? तो इस विशेषता में क्या है? लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, जो कि भारत सचिव के कुछ कार्य उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। कुछ कार्य उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। अगली विशेषता की ओर चलते हैं, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। इस अधिनियम ने पहली बार लोक सेवा के गठन का प्रावधान किया। इसके आधार पर वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य योग्य उम्मीदवारों का चयन करके सिविल सेवाओं में भर्ती करना था। यह समझिए, जो आज का जो यूपीएससी है उसी का विकसित रूप माना जाता है। तो इस विशेषता में क्या है? लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? सिविल सेवकों की भर्ती। ध्यान रखिएगा,
1919 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान और 1926 में केंद्रीय लोक सेवा का या फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का स्थापना। अगली विशेषता, केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट अलग किए गए। अब ये केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट क्या है, समझते हैं इसको। इससे पहले केंद्र और प्रांतों का जो बजट था वह अलग अलग नहीं होता था। इससे पहले केंद्र और प्रांतों का जो बजट था वह अलग अलग नहीं होता था, लेकिन 1919 के अधिनियम ने पहली बार दोनों को अलग कर दिया। अब प्रत्येक प्रांत अपनी आय और व्यय का अलग बजट तैयार कर सकता था। मतलब प्रत्येक प्रांत अपनी आय और व्यय का अलग बजट तैयार कर सकता था। इससे प्रांतों को वित्तीय मामलों में पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिली। हालांकि अंतिम निर्णय अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से तो यह एक महत्वपूर्ण सुधार ही था। यह कैसी विशेषता थी? पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग किया गया। प्रांतों को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार मिला। तो 1919 के तहत पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया। प्रांतीय बजट मतलब किसी प्रांत की आय व्यय का बजट। हम लोग अगली विशेषता की ओर चलते हैं। अगली विशेषता क्या है? वैधानिक आयोग। क्या है? वैधानिक आयोग, स्टैट्यूटरी कमीशन। यानी इस अधिनियम में 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। क्या? एक वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। इस आयोग का कार्य यह जांच करना था कि इस आयोग का कार्य जो था यह जांच करना था कि 1919 के अधिनियम के तहत किए गए सुधार कितने सफल रहे और भविष्य में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो इसी प्रावधान के आधार पर बाद में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। कैसी विशेषता थी कि 1919 के अधिनियम के तहत किए गए सुधार कितने सफल रहे, भविष्य में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए। इसी प्रावधान के आधार पर बाद में 1927 में साइमन कमीशन का या फिर साइमन आयोग का गठन किया गया। यह फैक्ट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था? एक वैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान, जो कि 10 वर्ष बाद आयोग को व्यवस्था की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ध्यान रखिएगा, 1919 के अधिनियम में यानी इस अधिनियम के प्रावधान के आधार पर आगे चलकर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। अब हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। क्या? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसे हम नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। तो इस अधिनियम में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। क्या? जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन जो था 1921 में, कब? 1921 में हुआ। और इसमें कुल सदस्य 120 सदस्य थे। जिनमें 108 देशी रियासतों के शासक 108 थे और 12 अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। और इसकी अध्यक्षता जो था वो वायसराय करता था। इसकी अध्यक्षता कौन? वायसराय। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों को एक मंच प्रदान करना था, जहां वह अपनी सामान्य हितों और प्रशासनिक विषयों पर विचार विमर्श कर सके। ध्यान रहे कि यह संस्था केवल सलाह देने का कार्य करती थी। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल जो यह संस्था थी, यह केवल और केवल सलाह देने का कार्य करती थी। इसके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, ध्यान रखिएगा। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान और उद्घाटन कब हुआ? 1921 में। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 120, जो कि 108 देशी रियासत के शासक थे और 12 अन्य प्रतिनिधि थे।
अध्यक्षता कौन करता था? वायसराय। उद्देश्य क्या था? रियासतों के सामान्य हितों पर विचार विमर्श। तो ध्यान रखिएगा 1919 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रावधान और 1921 में उद्घाटन। अध्यक्ष वायसराय। अध्यक्षता कौन करता था? वायसराय। अब हम इस पूरे अधिनियम को रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन डायरकी लागू हुआ, द्वैत शासन लागू हुआ और इसी अधिनियम से केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। इसके अलावा पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया, लेकिन मताधिकार केवल सीमित लोगों को ही मिला और लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। केंद्र और प्रांतों के बजट अलग किए गए तथा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ, सीमित मताधिकार, लोक सेवा आयोग का प्रावधान, केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट अलग कर दिए गए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल का गठन का प्रावधान जो कि 1921 में उद्घाटन। यदि आपको परीक्षा में 1919 के अधिनियम से यह सभी संबंधित प्रश्न आए तो इन तथ्यों को जरूर ध्यान रखेंगे। अधिकांश प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को अच्छी तरीके से समझा और उम्मीद है यह टॉपिक अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली लेक्चर में जहां हम 1935 के भारत शासन अधिनियम को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।